आज कहानी की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। दुबई में दो भाइयों की गिरफ्तारी होती है। हलचल 11,000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका में होती है। गिरफ्तारी हुई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किनकी गिरफ्तारी हुई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर याद आ रहा है? कितना इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए कुछ तथ्य सुनिए। सहारनपुर से साउथ अफ्रीका पहुंचे तीन भाई जिन्होंने पूरे मुल्क को उंगली पर नचा दिया। इन भाइयों के इशारे पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार में मंत्री कपड़े की तरह बदल दिए जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि सरकार प्रेसिडेंशियल ऑफिस में नहीं बल्कि उनकी जेब में रहती थी। इनकी लूट का घड़ा भरा तो तेज बहाव आया और इस बहाव ने एक राष्ट्रपति का पॉलिटिकल करियर डुबो दिया। अभी तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। 6 जून को इनमें से दो, अतुल और राजेश, को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका सरकार इनके प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत कर रही है। इन सारी कवायदों के बीच में गुप्ता ब्रदर्स के किस्से एक बार फिर से जमीन पर आ गए हैं। तो आज हम जानेंगे गुप्ता ब्रदर्स की पूरी कहानी क्या। एक बार बहुत पहले भी बताई थी, वो साउथ अफ्रीका में किंग मेकर कैसे बने और उनका आगे क्या होने वाला है। ये वैसे ज़्यादा किसी को पता होता नहीं है, ऐसी झोंक में बोल दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, हमारे इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम, भारत में ऑडियो बुक के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक। यहाँ पर तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबें, ऑडियो बुक्स मिलती हैं, ज्ञान का पैकेज है। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लाया है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 50% की छूट छूट छूट। एकदम ऐसे करीना याद आ जाती है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए है। और जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। सूचना समाप्त, शो चालू। बात गुप्ता ब्रदर्स की। बैकग्राउंड समझते हैं। इसकी पटकथा सहारनपुर में लिखी गई है। क्या बढ़िया लकड़ी का काम होता है, वुड कार्विंग का, सहारनपुर में। लगभग 4 दशक पहले सहारनपुर के रहने वाले शिव कुमार गुप्ता सोप स्टोन पाउडर का कारोबार करते थे। उनके 4 सपूत थे, अतुल, अजय, राजेश और वरुण। इस कहानी में पहले 3 का नाम याद रखिए क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द बुनी गई है। गुप्ता बंधु पिता के कारोबार को विस्तार देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने SKG ग्रुप की स्थापना की। फुल फॉर्म शिव कुमार गुप्ता। ये कंपनी मसालों के बिजनेस में उतरी। फिर मेडागास्कर और जंजीबार जैसी जगहों से मसाले मंगवाने शुरू किए। इसी बिजनेस के सिलसिले में उनका अक्सर दिल्ली आना जाना शुरू हुआ। दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र। 90 के दशक में इस केंद्र में उथल पुथल थी। भारत में उदारीकरण की तैयारी हो रही थी, बाजार खुल रहा था दुनिया के लिए, नए अवसर पैदा हो रहे थे और गुप्ता परिवार आगे की सोच रहा था। जब भारत में आर्थिक आज़ादी की नींव रखी जा रही थी, उस समय साउथ अफ्रीका में सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जा रहा था। लंबे संघर्ष के बाद यह देश आखिरकार रंगभेद से आज़ाद होने जा रहा था। अश्वेतों को हक मिल रहे थे, मुल्क में बराबरी। इस बदलाव पर गुप्ता परिवार की नज़र थी। शिव कुमार गुप्ता ने बेटों को बुलाकर कहा, साउथ अफ्रीका नया अमेरिका बनने जा रहा है, वहां जाकर कारोबार जमाओ, सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। अमेरिका को अवसरों की धरती कहा जाता है। साउथ अफ्रीका ऐसा था या नहीं, ये अनुमानों के आईने में बंद था, पर पिता की बात पर भरोसा करते हुए मंझले बेटे अतुल गुप्ता ने पहला कदम बढ़ाया। 1993 के साल में साउथ अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने जूते की दुकान खोली। सबसे बड़े राजेश गुप्ता रूस गए और छोटे अजय चीन पहुंच गए। फिर आया साल 1994। साउथ अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। पहली बार रंग, नस्ल, जाति, लिंग का भेद खत्म हो गया। सबको समानता का हक। नतीजे आए तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC विजेता बनकर उभरी। इसके नेता नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति बने। उसके बाद से साउथ अफ्रीका के हर चुनाव में ANC ही विजेता बनी है। साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति पर लगाम लग गया था, लेकिन चुनौतियां बरकरार थी। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की दरकार थी ताकि रोजगार पैदा हो और इसके चलते फाइलों का प्रोसेस सिंपल रखा गया था। बहुत लाल फीताशाही नहीं थी। बिजनेस करना तब आसान था। अतुल गुप्ता को लगा कि यहाँ तो काम चल निकलेगा। उन्होंने भारत में कंप्यूटर असेंबल किए, रिपेयर और मेंटेन करने का जो काम सीखा था 1990 के दशक का, वो काम यहाँ पर काम आया क्योंकि IT इंडस्ट्री बूम पर थी। अतुल को लगा कि इस मिश्रण का फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने अपना प्लान डिस्कस किया, परिवार राजी हुआ और बिजनेस बढ़ाने के लिए 12 लाख रुपए मिल गए। इन पैसों से अतुल ने 1994 में
करेक्ट मार्केटिंग की नींव रखी। ये कंपनी कंप्यूटर और उसके स्पेयर पार्ट्स विदेशों से आयात करके बेचती थी। कुछ वक्त बाद कंपनी का नाम बदलकर सहारा कंप्यूटर्स कर दिया गया। कंपनी चल निकली, पैसा आया, रसूख आया। राजेश और अजय जो दूसरे देशों में गए थे, रूस, चीन, उनका बिजनेस अब तक ठप हो चुका था। अतुल को भी भरोसेमंद पार्टनर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। भाइयों से ज्यादा भरोसा किस पर करेगा कोई। अतुल ने दोनों को साउथ अफ्रीका बुला लिया। धीमे धीमे तीनों भाइयों ने मिलकर बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। जूते और कंप्यूटर से शुरू हुआ बिजनेस माइनिंग, एयर ट्रैवल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और मीडिया तक पहुंच गया। सत्ताधारी पार्टी से नजदीकी भी उसमें काम आई। फिर जून 1999 में नेल्सन मंडेला सत्ता से बाहर चले गए। राष्ट्रपति बन गए थाबो म्बेकी और उन्हीं के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति बने जैकब जुमा। 2005 में थाबो ने जैकब को बर्खास्त कर दिया। करप्शन के आरोप लगे थे। जैकब के सहयोगी को उनके लिए रिश्वत का इंतजाम करते हुए पकड़ा गया था। पर जैकब की किस्मत अच्छी थी। इतने गंभीर आरोप के बावजूद 2007 में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के अध्यक्ष बने। दक्षिण अफ्रीका के हाईकोर्ट के जज ने थाबो के खिलाफ फैसला सुनाया। कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के काम में दखलंदाजी की। जैकब वाले मामले में भी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। पर इन सब हो हल्ले के बीच हुआ क्या? थाबो को अध्यक्षी से इस्तीफा देना पड़ा। पर 2009 में जब आम चुनाव हुए तो जैकब के नेतृत्व में ANC ने चुनाव लड़ा। पार्टी जीती। जैकब जुमा राष्ट्रपति बन गए और यहीं से गुप्ता ब्रदर्स की गाड़ी पर लगा हर तरह का ब्रेक हट गया। दरअसल जैकब जुमा सहारा ग्रुप की एक पार्टी में शिरकत करने आए थे और वहां उनकी मुलाकात गुप्ता ब्रदर्स से हुई। कहा जाता है कि जुमा को इकोनॉमी और मार्केट का बहुत अनुभव नहीं है। गुप्ता बंधुओं ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने जुमा को अपने शीशे में उतार लिया। उनके कई करीबियों को वो पहले ही अपनी कंपनियों में बड़े पदों पर बिठा चुके थे। मसलन जुमा के एक बेटे ने इंटर्न के तौर पर करियर शुरू किया और बाद में उसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। जुमा की एक पत्नी को गुप्ता ब्रदर्स की एक माइनिंग कंपनी में कम्युनिकेशन ऑफिसर बनाया गया। उनकी एक बेटी सहारा कंप्यूटर्स की डायरेक्टर बनाई गई। जुमा ने इन एहसानों का बदला बखूबी चुकाया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स को फ्री हैंड दिया। गुप्ता ब्रदर्स अब मंत्री बनाने और बर्खास्त करने के खेल में शामिल हो गए। सरकारी अधिकारियों को खुलेआम धमकियां देने लगे। 2013 में उन्होंने अफ्रीकन न्यूज नेटवर्क 7 यानी ANN7 नाम से टीवी चैनल भी शुरू कर दिया। ये चैनल जैकब जुमा और उनकी सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने में शामिल था। टीवी से पहले उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था। इस अखबार में जैकब जुमा नायक की तरह पेश किए जाते। ये उन्हें सत्ता के लिए फिट साबित करता था। कुछ वक्त के बाद जैकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स की राह एक दूसरे से नत्थी हो गई। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, गुप्ता ब्रदर्स कितने ताकतवर थे? रपट है कि 2016 में अतुल गुप्ता दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर अश्वेत थे। उनके पास लगभग 55 अरब रुपए की संपत्ति थी। तीनों भाइयों की संपत्ति जोड़ें तो आंकड़ा कई गुना ऊपर जाता था। गुप्ता ब्रदर्स ने कई नेताओं को मंत्री बनाने का ऑफर दिया। बदले में उनसे कहा जाता था कि वो उनके इशारे पर काम करेंगे। गुप्ता ब्रदर्स ने एक दफ़ा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था। तर्क ये दिया गया कि वे अक्सर राष्ट्रपति के साथ सफ़र करते हैं, इसलिए उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहिए, लेकिन उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। 2013 में गुप्ता परिवार में एक शादी हुई। इसके दौरान एक चार्टर्ड प्लेन प्रिटोरिया के वाटरक्लूफ एयरपोर्ट पर उतरा। ये एयरपोर्ट राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित है। शादी के लिए उतरे प्लेन में 200 से ज़्यादा मेहमान थे। इन मेहमानों को लाल बत्ती वाली गाड़ियों के साथ ले जाया गया। पूरी सरकारी मशीनरी प्राइवेट फंक्शन के लिए हाथ बांधकर खड़ी थी। इसने साउथ अफ्रीका में बवाल कायम कर दिया। उस वक्त तक गुप्ता ब्रदर्स को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उस प्लेन ने उन्हें कुख्यात और विख्यात दोनों वर्ग में जगह दिलाई। इस घटना के बाद देश भर में गुप्ता ब्रदर्स और जैकब जुमा का विरोध हुआ। आरोप लगे कि सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस पर गुप्ता परिवार को माफी भी मांगनी पड़ी। मामला उस समय शांत पड़ गया, पर चिंगारी बुझी नहीं थी। 2017 में गुप्ता ब्रदर्स से जुड़े हजारों ईमेल लीक हुए। इनमें 2013 में हुई शादी का भी जिक्र था। पता चला कि जिस शादी के लिए चार्टर्ड प्लेन और आलीशान रिजॉर्ट बुक किया गया था, उसके लिए पैसा गलत तरीके से उठाया गया था। दरअसल गरीब किसानों की मदद के लिए जारी किए गए करोड़ों रुपए अतुल गुप्ता के निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। गुप्ता ब्रदर्स ने कहा, शादी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वे इस रकम को लेकर कोई तसल्ली बख्श सफाई नहीं दे पाए। इस एपिसोड ने जैकब जुमा को सवालों के घेरे में ला दिया। गुप्ता ब्रदर्स लुटेरे कहे जाने लगे और जैकब पर भी इल्जाम आया। कहा गया कि गुप्ता ब्रदर्स को देश छोड़ के जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौर में उन्होंने एक PR फर्म को हायर किया अपनी छवि चमकाने के लिए, बेल पोटिंगर। इस फर्म की स्थापना 1989 के साल में की गई थी। इसे UK की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर के PR गुरु लॉर्ड बेल ने बनाया था। इस कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में CIA से लेकर श्रीलंका सरकार तक शामिल थे। बेल पोटिंगर ने जैकब जुमा को बचाने के लिए व्हाइट बनाम ब्लैक की बहस शुरू करवा दी। इस कंपनी का पेमेंट गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी ओकबे करती थी। बेल पोटिंगर का कैंपेन इतना बिगड़ा कि इसने गुप्ता ब्रदर्स और जैकब जुमा
दोनों का करियर तबाह कर दिया। खुद बेल पोटिंगर को भी दिवालिया होना पड़ा। इस विवाद के बीच गुप्ता जुमा नेक्सस को लेकर रोज नए खुलासे हुए करप्शन के बारे में। जुमा का जाना लगभग तय लग रहा था। फरवरी 2018 में अपने कार्यकाल के बीच में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और तब जाकर गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू हुई। जांच के बीच में ही वे साउथ अफ्रीका से भागकर दुबई आ गए। यूएई के साथ साउथ अफ्रीका की किसी भी तरह की प्रत्यर्पण संधि नहीं थी, इसलिए उन्हें उठाकर साउथ अफ्रीका ले जाना मुश्किल था। साउथ अफ्रीका सरकार ने 2021 में इसका रास्ता निकाला। उन्होंने यूएई के साथ प्रत्यर्पण संधि कर ली। इसके बावजूद गुप्ता ब्रदर्स को अरेस्ट करने में 1 साल का वक्त लग गया। आप समझ लो यहाँ कितने ताकतवर हैं ये। यहाँ भी दुबई पुलिस के मुताबिक अतुल और राजेश गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे आपराधिक चार्जेस में गिरफ्तार किया गया है। साउथ अफ्रीका सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए बातचीत कर रही है। जानकारों की माने तो उन्हें साउथ अफ्रीका ले जाना इतना भी आसान नहीं है। हमने गुप्ता ब्रदर्स, जैकब जुमा की मिलीभगत और उनके भविष्य के बारे में बात की। इसके बाद एक एक्सपर्ट से आप उन्हें मास्टर क्लास में देख चुके हैं। उनका नाम है राजेश सुंदरम। राजेश सुंदरम बिजनेस टुडे अखबार के साथ बतौर कंसल्टेंट, मैगजीन के साथ बतौर कंसल्टेंट जुड़े हैं। उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स के ऊपर एक किताब लिखी है, इंडेंचर्ड बिहाइंड द सीन्स एट गुप्ता टीवी। ये किताब दक्षिण अफ्रीका में बेस्ट सेलर है और इसके ऊपर जल्द ही एक सीरीज भी आ रही है। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। गुप्ता टीवी की कहानी क्या है और अफ्रीकन न्यूज नेटवर्क जो था ANN 7, उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था? जैसा कि आपको पता है कि ये जो गुप्ता फैमिली है, इनके ऊपर आरोप ये है कि ये लोग वहां पर एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है स्टेट कैप्चर, जिसको अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं उसका ये मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश का, उसको कोई बिजनेसमैन अपने वश में कर ले, उनको पैसे देकर, प्रलोभन देकर, और इतने वश में कर ले कि जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट में जाती है। तो गुप्ता परिवार के ऊपर, गुप्ता बंधुओं के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो उन्होंने स्टेट कैप्चर किया है। उनकी जो रिलेशनशिप थी पूर्व राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के जेकब जुमा और उनके परिवार के साथ, उसका उन्होंने उपयोग कर कर वहां पर अपनी जो बिजनेसेस थी उनको फैलाया है। और साथ ही जो ये टेलीविजन स्टेशन इन्होंने सेटअप किया था और उनका एक अखबार भी वहां पर चलता था, उसका एक ही मकसद था, क्योंकि जो पहले वहां पर अखबार चलते थे वो उनके करप्शन को लेकर काफी उसको उठाते थे और उसके ऊपर सवाल बहुत उठाए जाते थे। तो गुप्ता बंधुओं ने यह निर्णय लिया कि वो अखबार और एक टेलीविजन स्टेशन भी अपना शुरू करेंगे, जिसमें वो प्रेसिडेंट जुमा के पक्ष में और अपना जो प्रचार है उसको रखेंगे। और बदकिस्मती से ये बात मुझे पता नहीं थी जब मैं गया था, और मैं वहां पर उनका जो टेलीविजन स्टेशन था उसको पूरा जब सेटअप करने गया, तो वहां पर मुझे जो इनके रिश्ते थे प्रेसिडेंट जुमा के साथ और जिस तरह से वो करप्शन में इन्वॉल्व होना चाहते थे, खास तौर पर कि जो प्रेसिडेंट जुमा इस टेलीविजन स्टेशन को पूरी तरह से फंड करना चाहते थे अपने सरकारी एडवर्टाइजमेंट से, और इसके अंदर पूरा का पूरा प्रेसिडेंट जुमा का प्रचार होना था। तो इसी तरह से बाकी भी जो उनके बिजनेसेस थे, वो माइनिंग हो, उनके जो उनकी जो यहाँ पर जैसे PSUs कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज थी, बिजली की यूटिलिटीज हो, एविएशन की यूटिलिटीज हो, सब पर उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश किया। और एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से $30 अरब उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो वहां पर वहां के जो गरीब लोगों की मदद के लिए जाना चाहिए था, उसको उन्होंने वहां से लूटा। और वो साउथ अफ्रीका पे जब प्रेसिडेंट जुमा को 2018 में रिजाइन करना पड़ा प्रेशर में आकर, तो वो लोग वहां से भाग गए और अपना जो बिजनेस था सारा पैसा लूटकर बाहर से ऑपरेट करने लगे। सर, एक सवाल मेरा और है इसी से जुड़ा हुआ कि आपने बताया प्रेसिडेंट जैकब से उनकी बहुत दोस्ती थी। इनकी दोस्ती के पीछे की कहानी क्या है, और ये भी बताइएगा कि क्या वाकई मतलब ये र्यूमर्स है या ये सच है कि गुप्ता ब्रदर्स के इशारे पर वहां की सरकार में मंत्री बदले जाते थे? इस बात में कोई सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है, क्योंकि वहां पर ये जो स्टेट कैप्चर के जो आरोप लगे थे उसकी जांच हुई थी, एक न्यायिक जांच हुई थी। और उसमें जो साउथ अफ्रीका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो डेप्यूटी चीफ जस्टिस हैं रेनल्ड जोंडो, इसको जोंडो कमीशन कहा जाता था। और जोंडो कमीशन में कई ऐसे मंत्री आए और उन्होंने अपने बयान दिए वहां पर हलफनामे में, जिसमें उन्होंने
साफ तौर पर यह कहा था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जो पॉलिसीज हो वो गुप्ता ब्रदर्स की जो बिजनेस इंटरेस्ट के हित में होनी चाहिए, और जो मंत्री इसको मानता नहीं था उसको निकाल दिया जाता था। लोगों के पास ये प्रलोभन लेके जाते थे जो एएनसी के मेंबर्स थे कि अगर आप वित्त मंत्री बन गए, आप फलाना मंत्री बन गए और आपने अगर हमारी तरफ सारे अपने फैसले लिए तो आपको इतने बिलियन रैंड दिए जाएंगे और आपके बच्चों को डायरेक्टरशिप दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हों। बाकायदा जो जोंडो कमीशन बैठी थी करीब 3-3.5 साल उसकी पूरी कार्रवाई चली। कई 100 से ऊपर लोगों ने जोंडो कमीशन के सामने अपना जो बयान दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी जो किताब है वो भी वहां पर एक मटेरियल एविडेंस रही है, और सबने ये जो पहले जो एक आरोप की सूरत में चीजें थी उसको लेकर उन्होंने साक्ष्य दिए हैं, उसको लेकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। और गुप्ता ब्रदर्स और जैकब जुमा के बीच में जो दोस्ती है उसके पीछे की कहानी क्या है? जो ये अगर आपको मैं बताऊं, पुरानी बहुत कहानी है ये। अगर आप देखें जो सन 90 में जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म हुआ तो वहां पे जो एएनसी के नेता थे उनको रातों रात पॉलिटिकल पावर मिल गई। हालांकि इकोनॉमिक पावर जो थी वो अभी भी 7-8 जो श्वेत परिवार थे वही चलाते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर हो गया, नेल्सन मंडेला और जो बाकी नेता थे उन्होंने आजादी एक तरह से मिली, अपार्थाइड खत्म हुआ, और बाकी मुल्कों में जैसे जो कॉलोनाइज चले जाते थे, लेकिन यहाँ इतने सेंचुरीज से वो घुल मिल गए थे कि एक रेनबो नेशन की उन्होंने कल्पना की नेल्सन मंडेला ने, और सब वहां पर आ गए। तो लगभग इसी वक्त जो गुप्ता ब्रदर्स में से एक अतुल गुप्ता वहां पर गए और उन्होंने वहां पे सहारा कंप्यूटर्स शुरू किया। और सहारा कंप्यूटर्स वहां पे जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पर बाबूशाही होती है वो नहीं है वहां पर, और उनका जो बिजनेस था काफी उन्होंने फैला दिया। और उनको सबसे ज्यादा फायदा तब हुआ जब उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। तो 90 के दशक से ही उन्होंने ये जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए अपनी लिंक्स बनाने शुरू किए, और वहां लगभग जब से उनको अपार्थाइड खत्म हुआ है और एक मल्टी पार्टी वहां पे डेमोक्रेसी बनी है और श्वेत अश्वेत सब जब वोट करने लगे, उसके बाद से एएनसी की ही सरकार है। तो एएनसी के अंदर जो कई नेता हैं उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। कई लोगों को यह भी आरोप लगाया है कि पैसे देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। और प्रेसिडेंट जुमा के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात इस वजह से हैं कि एक वक्त में प्रेसिडेंट जुमा का पॉलिटिकल करियर एक तरह से खत्म हो चुका था और वो बहुत ही हताश थे। तो अगर एक कोई पॉलिटिकल या कोई बिजनेसमैन था जो उनको सपोर्ट करता था, वो गुप्ता फैमिली थी। वो उनको अपने घर पे बुलाते थे। उनकी माँ अंगूरी देवी जो कि एक मैट्रियार्क थी उनकी फैमिली की, वो अपने साथ पूजा पाठ जब करते थे तो प्रेसिडेंट जुमा को भी अपने साथ बिठाते थे और उनको खूब आशीर्वाद देती थी कि ये जो आपकी जो अभी हताश ना होइए, आगे चल के बहुत अच्छा होगा। और कई उनके जो परिवार के सदस्य थे, प्रेसिडेंट जुमा की जो बीवियां थी, उनके जो बच्चे थे, उनको भी इन्होंने अपनी कंपनी में काम दिया। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो ये जो रिलेशनशिप पहले का बना हुआ था वो आगे और चला गया। मेरी कई बार अतुल गुप्ता, अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता से बात हुई है और वो सीधी तरह से एक्सेप्ट करते थे कि एएनसी में कोई भी नेता आ जाए उनके बिजनेस को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने सबको अपने एक तरह से वश में किया हुआ है। और प्रेसिडेंट जुमा के साथ जब उनकी मीटिंग होती थी तो इत्तेफाक से मैं भी उन 3 मीटिंग्स में गया था। तो वो सीधी तरह से जैसे बिजनेस पार्टनर्स बात करते हैं वैसे मीटिंग्स होती थी वहां पर। वो सीधा अगर इनको कोई दिक्कत होती थी अपने बिजनेसेस में, वहां पे बताया जाता था। वो मिनिस्टर्स को कॉल प्रेसिडेंट करते थे और इसकी ये भी वजह थी कि प्रेसिडेंट को उसको सीधा फायदा होता था। जिस कंपनी में के लिए वो फैसिलिटेट करते थे उस कंपनी में प्रेसिडेंट जुमा का एक बेटा होता था, एक बेटी होती थी या उनकी पत्नी होती थी, और उसकी वजह से जो भी जो डायरेक्टर्स को डिविडेंड मिलता था वो वापस इन्हीं की फैमिली में आ जाता था। तो इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। और प्रेसिडेंट जुमा चूंकि इकोनॉमी और जो बाकी जो इंडस्ट्रीज को किस तरह से चलाना है, बिजनेस के साथ कैसे रिलेशन है, उसके उनकी समझ कम थी। उनका ज्यादा जो उनका बचपन और जो यूथ था वो स्ट्रगल में गया। वो एएनसी के पहले जो इंटेलिजेंस विंग थे उसका हिस्सा थे, तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा उन्होंने कर नहीं पाए।
तो इस वजह से उसका ये लोग फायदा उठाते थे और पूरी तरह से उनके ऑफिस में और उनकी सारी जो गवर्नेंस थी उस पर इनका पूरा वश चलता था। तो प्रेसिडेंट जुमा के पॉलिटिकल करियर को डुबोने में ये गुप्ता ब्रदर्स का क्या हाथ था, और वो देश छोड़कर क्यों भागे? उन पर क्या क्या आरोप थे? उन पर सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये साउथ अफ्रीका में पब्लिक गेज में तब आए जब उनके घर पे उनकी भांजी की शादी थी और उन्होंने यहाँ से एक जेट एयरवेज का एयरक्राफ्ट हायर किया और उसको वहां पर एक बहुत सिक्योर एक एयरफोर्स का उनका बेस है वाटरप्रूफ, वहां पर उन्होंने यहाँ पर जो उनके बाराती थे उनको उनसे भरा हुआ एक प्लेन वहां पर जो सबसे सिक्योर वहां पर जो एक डिफेंस एयरबेस था उसमें लैंड कराया। उसमें अनिल कपूर और यहाँ पे छोटे यूपी के नेता वगैरह थे और उनको न सिर्फ वहां पे लैंड कराया बल्कि पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ लाल बत्ती के साथ उनको सबको एक वहां पे जो एक सन सिटी में जहाँ पे बड़ा एक उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बड़ा सा एक शादी किया था उसमें लेके गए। तो उसमें काफी ये चर्चा में आए क्योंकि एक सिक्योर एयरबेस है, अगर कोई ऐसा परिवार है जो एक देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और इस तरह की खबरें आने लगी। और उसके बाद उनके पत्रकारों ने वहां पर कई सारी इन्वेस्टिगेशंस करी। एक अगर मैं कहूं तो एक सबसे बड़ी जो चीज वहां पे हुई थी, एक गुप्ता लीक्स बोल के हुआ था जिसमें उनके सर्वर को हैक करके कई पत्रकारों को एक्सेस मिले थे उनकी कई सारी ईमेल्स की। तो वो जो ईमेल्स थी उसमें जो जो बिजनेस डीलिंग्स हुई थी, जो पैसा उन्होंने लूट के बाहर भेजा था उसकी जो पूरी राउटिंग थी, उन्होंने जो वहां पर मंत्रियों को ईमेल्स लिखे थे अपने फेवर्स करने के लिए, जो कानून तोड़े गए थे उसका पूरा कच्चा चिट्ठा उसके अंदर था। और जब ये गुप्ता लीक्स बाहर आया तो पहले ये लोग डिनाई करते रहे, लेकिन फिर एक हद के बाद वो कोलैबोरेटिव एविडेंस जब आने लगा तो उनको पता चल चुका था कि उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। तो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पैसा उन्होंने वहां पे बनाया था, एक आंकलन के हिसाब से 32 अरब डॉलर था, उसको देश से बाहर निकालना शुरू किया। और जब प्रेसिडेंट जुमा के ऊपर ये करप्शन के आरोप लगे और उनके खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ा तो उन पर दबाव बना और उन्होंने 2018 में रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंसी से। और उसके बाद उसके तुरंत बाद जब जो वहां पे जो उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे उनका एक बहुत बड़ा वहां पर 4 बंगलों का एक घर था, बहुत आलीशान घर था। जब वहां पर वो रेड पड़ी तो पता चला कि वो अपने प्राइवेट जेट से वहां से निकल चुके हैं और उन्होंने अपना बेस बनाया दुबई, क्योंकि कहा जाता था कि दुबई में जो कई कॉन्टिनेंट से कई जगह से पैसा आता है और आप वो ये नहीं देखते कि कौन से रंग का पैसा है, बस पैसा आना चाहिए और वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत कम जो बाकी देशों में स्क्रूटनी होती है फंड्स की, वहां पर नहीं होती थी। और इसका फायदा उठा के उन्होंने अपने फंड्स वहां पर मूव किए और फिर उसके बाद वो ऐसी जगह ऐसे देशों में उन्होंने फंड्स लगाना शुरू किया जहां के नेतृत्व को वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते थे। और जहां पर और ये जो वहां के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि वो ऐसे देशों में जाके फंड्स पार्क कर देते थे ताकि एक उनकी जो रिस्क्स हैं वो डाइवर्सिफाई होती जाए। आपने दुबई का नाम लिया, दुबई में ही 2 गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी हुई है। साउथ अफ्रीका सरकार उनके प्रत्यर्पण की भी बात कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि गुप्ता ब्रदर्स का भविष्य क्या हो सकता है अब? गुप्ता ब्रदर्स का अगर आप देखें तो भविष्य बहुत उज्जवल था पहले से। वो इम्प्यूनिटी के साथ कानून तोड़ते गए, वहां पे इम्प्यूनिटी के साथ उनका जो खजाना था लूटते गए। जो टैक्स पेयर्स का पैसा था उन्होंने एकदम दिलेरी के साथ, बिना किसी स्क्रूटनी के डर के, बिना किसी एक्शन के डर के पूरा लूटा उन्होंने वहां से, अगर आप एलिगेशंस को माने। और ये सारा का सारा पैसा बाहर लेके चले गए। उसके बाद एन वक्त पर वो देश छोड़ के भी चले गए, फ्यूजिटिव्स बन गए और दुबई में उन्होंने संरक्षण ले लिया। लेकिन 3-4 चीजें हुई इन सब इसके होने के बाद। सबसे पहले 2019 में जो यूएस ट्रेजरी है उन्होंने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और उनके जो एसेट्स थे अमेरिका में उसको फ्रीज कर दिए और अमेरिकन एंटिटीज को इनके साथ ट्रेड करने से या इनके साथ कारोबार करने से या किसी तरह से इंटरैक्ट करने से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रोक दिया।
उसके बाद यूके ने यही किया। और अगर आप देखें FATF, जिसपे पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है, हाल में UAE भी ग्रे लिस्ट में आ गया था। तो UAE के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर जो पैसा जहां से जिन मुल्कों से रूट होता था, उसमें टर्की और UAE जैसे देशों का भी नाम आने लगा। तो उनके लिए बड़ी बात थी, उनको अपना नाम जो अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए जो नाम है उसको ठीक करना था। इसलिए इस तरह से जो उनके ऊपर धब्बे थे गुप्ता ब्रदर्स जैसे, उसको भी उन्होंने ठीक करना था। तो कई सालों तक तो एक तरह से इम्यूनिटी मिली गुप्ता ब्रदर्स को दुबई में, लेकिन फाइनली साउथ अफ्रीका के साथ पिछले साल करीब एक साल पहले प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए, और विद इन 1 ईयर, और अगर आप देखें मार्च में जो FATF है, जो पेरिस बेस्ड वॉचडॉग है, जो कि टेरर फंडिंग वगैरह पे देखता है, और उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, टर्की को भी हाल में डाला, तो उन्होंने UAE को भी डाला है। और उसके बाद UAE पर दबाव बना कि गुप्ता बंधु जैसे लोग जिन्होंने संरक्षण लिया हुआ था UAE में, उनके लिए हालात मुश्किल किया जाए, उनकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उस पर कड़ी निगरानी की जाए, उसकी स्क्रूटनी की जाए। और जिन देशों ने उनके ऊपर लूटने का आरोप लगाया है, या गबन का आरोप लगाया है, या करप्शन का आरोप लगाया है, उनकी बातें सुनी जाए, और जो प्रत्यर्पण उनके लिए उन पर ये वापस किया जाए। तो UAE के लिए भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर आप देखें पहले ये बहुत मुश्किल होता था कि UAE ऐसे लोगों को संरक्षण देती थी, लेकिन अब जो नई स्थिति उपस्थित हो रही है, उसमें ऐसे मुल्क जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो या तो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को किसी भी तरह से फैसिलिटेट करते हो, या उस पर कोई बाधा नहीं डालते हो, उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये 3-4 चीजें, US ट्रेजरी का जो एक्शन था, UK का जो एक्शन था, और जो फाइनल जो कमर टूटी वो इस बात से हुई कि FATF ने UAE को अपने ग्रे लिस्ट में डाला, और उनके ऊपर ये प्रेशर बना कि ये प्रत्यर्पण किया जाए, उन पे एक्शन लिया जाए, कम से कम दिखा जाए कि वो ऐसे लोग जो अपने मुल्कों से करप्शन के अक्यूज हैं, जो फ्यूजिटिव्स हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। तो गुप्ता ब्रदर्स का अभी अगर आप भविष्य की बात करें, बहुत उज्जवल तो नहीं है। कुछ वो हाथ पांव मारेंगे, जो भी इनके पास लीगल ऑप्शंस हैं, जैसे कि बेल वो सीक करेंगे, या जो एविडेंस वहां की कोर्ट दे रही है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एक पर्टिकुलर केस है जिस पर इंटरपोल ने रेड कॉर्ड ये जो ऑर्डर इशू किया था, जो नोटिस इशू किया था, वो कई दर्जनों केसों में से सिर्फ एक है। और ये एक डेयरी फार्म का केस है, जहां पर इनके ऊपर आरोप है कि जो गरीब वहां पर किसान थे, उनके लिए डेयरी फार्म खोलने के जो पैसे थे उसका गबन करके उन्होंने जिस सन सिटी में जिस शादी की मैं बात कर रहा था, उसमें वो पैसे डाइवर्ट किए। और इसके पूरे डाइवर्जन जो किस तरह से डाइवर्ट किया, चाइना और हांगकांग से राउट करके यहाँ लेके आया, फिर वहां वापस लिया उन्होंने, ये सारी चीजें अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। और इसमें सिर्फ 2 भाई, जो 3 में से 2 भाई, जो सबसे बड़े अजय गुप्ता, फिर अतुल गुप्ता, फिर राजेश टोनी गुप्ता, उनमें से 2 भाई जो मंझले भाई हैं, अतुल गुप्ता और राजेश टोनी गुप्ता, सिर्फ इन दोनों के ऊपर आरोप इसमें लगे हैं, और सिर्फ इन्हीं लोगों को इसको डिटेन किया गया है। जो सबसे बड़े भाई हैं और जो इनके मुखिया है परिवार के, अतुल गुप्ता, वो अभी तक डिटेन नहीं हुए, और जो केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं उस पर वो अभी वहां पे उस स्टेज पे पहुंचा नहीं है कि वहां पर इंटरपोल ने नोटिस इशू किए। लेकिन देर सवेर ये जरूर होगा कि जो तीसरा भाई है उस पर भी कार्रवाई होगी, और जो कानून के जैसे कहते हैं लंबे हाथ होते हैं, वो उन तक भी पहुंचेगा। लेकिन कोशिश ये जरूर करेंगे प्रत्यर्पण की। अभी मैं साउथ अफ्रीका के जस्टिस डिपार्टमेंट से कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा है कि जो प्रत्यर्पण की ये जो अरेस्ट हुए उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्द शुरू होने वाली है। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी उनको भी आशा नहीं कि कुछ होगा, इसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस इम्प्यूनिटी से वो लोग ऑपरेट करते थे, अगर आप देखें गुप्ता ब्रदर्स इंडिया में भी आते थे, वहां कोई लो प्रोफाइल नहीं रखते थे। कुंभ में भी अगर आप गए, पिछली बार वो कुंभ में गए और वहां पर पूरी अपना जो रुतबा वो दिखाते थे, पुलिस वालों से लड़ते थे, अपने लिए स्पेशल प्रिविलेजेस डिमांड करते थे, अपना जो पुलिस अधिकारियों से, राजनेताओं से जो उत्तराखंड में जो उनकी पहुंच थी, उसकी डींगे मार के छोटे कांस्टेबल्स को डराना, ये सब यहाँ पर भी उनका जारी रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से कुछ महीने शायद
1 साल पर का वक्त है, लेकिन फिर उनको साउथ अफ्रीका के कोर्ट्स के सामने पेश होना होगा। और जो और शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस अकड़ से वो लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, वहां की जो लीगल प्रोसेस में हमको कोई भरोसा नहीं है, या और बड़े अजीब और गरीब उन्होंने शब्द यूज किए थे, तो वो उनका कम होगा और उनको देर सवेर साउथ अफ्रीका के कोर्ट्स के सामने जाना ही पड़ेगा। गुप्ता ब्रदर्स और देश दुनिया से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दुनियादारी। और अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर खत्म हुई। अब सुर्खियां सुनिए। पहली सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। बोरिस जॉनसन के खिलाफ पार्टी के भीतर पेश हुआ विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। सामान्य परिस्थिति में जॉनसन की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा अब 1 साल के लिए टल गया। 6 जून को कंजर्वेटिव पार्टी के 359 सांसदों ने वोटिंग की। जॉनसन को विश्वास मत हासिल करने के लिए 180 वोट चाहिए थे। नतीजे आए तो उनके पक्ष में 211 वोट थे, विरोध में 148। बोरिस जॉनसन कोविड लॉकडाउन के दौरान पीएम ऑफिस में हुई पार्टियों के लिए घिरे हुए थे। पार्टी के अंदर और बाहर उनके इस्तीफे की एक वर्ग मांग कर रहा था। सिविल अधिकारी स्यू ग्रे की रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया था, लेकिन जॉनसन ने इस्तीफे से इनकार कर दिया था। और तब पार्टी के कुछ सांसदों ने 1922 कमेटी के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चिट्ठी दी थी। जानकारों की माने तो जॉनसन को राजनीतिक जीवनदान मिल गया है, पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। पिछली बार कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर अविश्वास प्रस्ताव थेरेसा मे के खिलाफ लाया गया था और थेरेसा मे भी कुर्सी बचाने में तब कामयाब रही थी, पर अंदरूनी तकरार के चलते 5 महीने बाद ही उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ा था। बोरिस जॉनसन अपनी पतवार पर नियंत्रण रख पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। एक ही सुर्खी थी। अब आखिरी में विश्व कविता। आज हम आपको जिम्बाब्वे के कवि चेंजराई होव की कविता सुनाएंगे। शीर्षक है मैं नहीं बोलूंगा। अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। सुनिए कविता। वे कहते हैं कि मुंह गुफाएं हैं जिनमें छिपा दिए जाने चाहिए दूषित शब्द। वे कहते हैं कि मेरे शब्द फटे पुराने चिथड़े हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस भेजी मेरे शब्दों की हत्या करने के लिए। आज अभी से मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। जब मैं देखता हूं चीजों को तो दर्द होता है मेरी आंखों में। जब मैं सुनता हूं कड़वे शब्द, पर मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण से बहता है खून उन सड़कों पर जिन पर चलता हूं मैं। जब औरतें विलाप करती हैं खून देखकर, उनके अपने बच्चों का खून, मैं नहीं बोलूंगा। मंत्री के बोल घोषित करते हैं एक चुस्नी को बेघर। मंत्री के बोल घोषित करते हैं एक रबड़ को मृत। शासक के बोल अपाहिज बनाते हैं गणतंत्र को। पुलिस वाले की हथकड़ी को तलब लगती है जेल की, पर मैं नहीं बोलूंगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।